So let us start with the thermodynamics. Thermodynamics क्या है हमारी? It is a branch of physics which deal with the study of transformation of heat energy into other form of energy. तो आपकी जो heat energy है उसको आप other form में convert करें, work में convert करें या बाकी चीज़ों में convert करें, उसकी ये study है, और vice versa, या फिर आप vice versa करें, उसको हम बोलते हैं thermodynamics. ठीक है, ये तो उसकी definition हुई. लिख लो आप, मैं ये भी लिख रहा हूँ. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है फिर? थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? यस सर. ओके, अब है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो पहले तो इसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं? सर ये आपने पहले से ही लिखा हुआ था. अभी लिखा था, आज आपकी क्लास शुरू होने वाली थी तो मैंने कहा लिख लूँ. अब आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. उसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है आपका थर्मोडायनामिक्स का, और ये जीरोथ है. जीरो मतलब फर्स्ट से पहले. तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब थर्मोडायनामिक्स के लॉ बने थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ बन गए थे, फिर एक और लॉ बना और उसकी रिक्वायरमेंट महसूस हुई. लेकिन जब वो लॉ बना तो देखा बहुत फंडामेंटल, वो लॉ बहुत फंडामेंटल था, तो फर्स्ट से पहले होना चाहिए था एक्चुअली. तो उसका फिर नाम जीरो रख दिया गया. इसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो ये क्या बोलता है? ये कहता है कि आपके अगर दो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम मैंने क्या समझते हैं हम लोग, जो गैस का एक कोई कंटेनर है, समथिंग है जिसमें गैस भरी हुई है. दो सिस्टम है ए और बी, और वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है. वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लीजिए. ठीक है, ए और बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि दोनों में एनर्जी, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा. तो दोनों का क्या सेम होगा? अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो क्या चीज सेम होगी दोनों में? टेम्परेचर. टेम्परेचर सेम होगा. ठीक है, एनर्जी में भी डिफरेंट, एनर्जी सेम होनी चाहिए या टेम्परेचर सेम होना चाहिए? दोनों. दोनों? नो, एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, टेम्परेचर अगर सेम हो. भाई आपका मान लो कोई स्फीयर है, बड़ा स्फीयर आपने गर्म कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस पे, और एक छोटे स्फीयर को गर्म कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस पे. दोनों आयरन के बने, सब कुछ सेम है दोनों का. तो ऑब्वियसली इसमें जो है हीट एनर्जी ज्यादा होगी इसके अंदर. लेकिन हीट ट्रांसफर तो नहीं करेगा ना आपस में, करेगा क्या? नहीं करेगा. नहीं करेगा. तो दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, है ना, एनर्जी में भी डिफरेंट. सर मैंने सोचा जैसे वो होता था ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एनर्जी, तो मैंने वो सोच के बोला कि टेम्परेचर से में तो एनर्जी भी सेम होगी. अच्छा, नेम सिस्टम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, सिस्टम की बात कर रहे हैं. अच्छा. तो सिस्टम सर में मैं भी सोच रही थी कि हाई एनर्जी टू लो एनर्जी तो फ्लो होता ही रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा. हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फ्लो होता रहेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा. हाई टू लो एनर्जी मतलब आप कैसे बोल रहे हो? हाई टू लो मतलब तो यहाँ पे मतलब अमाउंट ऑफ, टेम्परेचर की मेजर से वो कर लेते हैं ना. मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि ज्यादा पानी है और कम पानी है तो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा. हम्म. लेकिन उस पर सर डिपेंड नहीं मतलब करता, हाइट पे डिपेंड जैसे करेगा ना. हाइट पे डिपेंड करेगा ना. मान लो ज्यादा पानी है और एक कम पानी है एक जगह पे, दोनों की लेकिन हाइट सेम है, तो क्या पानी फ्लो करेगा अगर मैं ट्यूब लगा दूं? तो इनकी एनर्जी भी तो सेम ही आएगी ना. mgh नहीं, अच्छा हाँ डिफरेंट हो जाएगी. एम डिफरेंट है दोनों का. हम्म. आपका जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है यहाँ पे जो सर आपने मूव कर रहा है. ये 200 डिग्री सेल्सियस वाला क्या एग्जांपल दिया था? सुना नहीं था मैंने. मैं कह रहा था कि अगर कोई बड़ा स्फीयर है उसको आप 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो, अच्छा, और इसमें एक मास वाली बात आ जाएगी. छोटे स्फीयर को कर दो, तो दोनों की एनर्जी, मैं कह रहा था एनर्जी इसमें ज्यादा होगी बड़े स्फीयर में. अगर आप हीट एनर्जी की बात करो, इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी ऑब्वियसली. मास की वजह से ही ना. हाँ, बोल सकते हैं मास की वजह से. मास में ज्यादा है तो आपके जो मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, तो गर्म किए आपने 200 पे, तो इसकी एनर्जी ओवरऑल ज्यादा होगी. यस सर. और इसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन इनमें हीट का फ्लो नहीं होगा आपस में.
बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो जो हीट फ्लो कराने के लिए रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, नॉट एनर्जी। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये क्या बोलता है जीरो लॉ आपका? जीरो लॉ के लिए ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, टेम्परेचर को डिफाइन ही करता है ये, इसमें लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर डिफाइन करता है, अभी आगे लिखेंगे हम। तो ये क्या बोलता है जीरो लॉ कि व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इसको बताया था। When thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium, A and B are separately in thermal equilibrium with another system C, then system A and B are in thermal equilibrium with each other also। इसको डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, each other also। यानी कि ए और बी जो है सी से इक्विलिब्रियम में है। श्रीधर आपने ए और सी बी से बना दिए थे ना? हाँ, उसे चेंज कर रहा हूँ। ए और बी हमारे सी से इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये बोल सकते हैं, देखो ए बी सी से इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी से इक्विलिब्रियम में है। अगर ये ऐसे इक्विलिब्रियम में है तो वी कैन से कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब आप कहोगे सर इतना क्या इजी सा लॉ बना रखा है, कोई लॉ है क्या? ये तो सबको बच्चे को पता है, इसका टेम्परेचर अगर बराबर होगा तो इसका बराबर होगा आपस में। लेकिन ये फंडामेंटल है, यहीं से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये लॉ ये बोलता है कि व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम सी, देन सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आल्सो। ठीक है, क्लियर है? सबको समझाने की जरूरत तो नहीं है ये? नो सर। ओके, तो यहां से दिस लॉ जो है, ये लॉ हमारा टेम्परेचर को डिफाइन करता है, क्योंकि यहां से आपको टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है। दिस लॉ डिफाइन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो टेम्परेचर क्या इस हिसाब से क्या बोलता है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर इस हिसाब से डिफाइन करें, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity which is the only condition for the thermodynamic equilibrium between two systems। तो ये ऐसा डिफाइन करता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अकेली प्रॉपर्टी जो है रिक्वायर्ड है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए, या
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, तो ये लॉ हमारा टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो ठीक है, तो बेसिक बात हुई। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब और लेट अस सी द रिमेनिंग थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा हीट है। तो एक्चुअली हीट, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी या कम एनर्जी होगी। एक तो एनर्जी होती है, एक हीट होती है। हीट क्या होती है? ये एक एनर्जी है जो कि फ्लो करती है जब आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हो। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट को हम, इट इज द एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट हम तब डिफाइन करते हैं जबकि वो फ्लो कर रही हो। ठीक है, किसी बॉडी में हम ये नहीं बोलते कि इस बॉडी में कितनी हीट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कि बड़ा स्पेयर छोटा स्पेयर, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें एनर्जी कितनी है ना। बट उसको हीट बोलना करेक्ट नहीं है। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम, जब वो फ्लो करती है तब उसे हीट बोलते हैं। तो हीट जो है फ्लो के टाइम पे बोलते हैं हम लोग, एनर्जी जो फ्लो करती है उसे हीट बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाकी चीजें जो कि जैसे कि इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये क्या होती है? तो ये जो हम बात कर रहे थे वो इंटरनल एनर्जी थी स्फीयर की। तो इट इज द टोटल एनर्जी possessed by the system due to molecular motion और कॉन्फ़िगरेशन। ये डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर मोशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसका सिंबल यू होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है ये डेफिनेशन। दो तरह की एनर्जी हो सकती है। तो हमारी जो एनर्जी है यू, वो दो तरह की हो सकती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। सर यस। सर ये टेम्परेचर वाला समझ में नहीं आया सर। ये क्या? मतलब ये जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, इसने टेम्परेचर को किस प्रकार डिफाइन करा सर, वो समझ में नहीं आया। भाई इसने बोला कि जैसे इसने यहाँ पे जीरो लॉ में क्या बोला था कि अगर आपके सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ए और सी मान लो इक्विलिब्रियम में है और बी और सी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ए और बी इक्विलिब्रियम में होंगे, ये बोला इसने। यस सर। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा क्या है कि यहाँ से यहाँ हीट फ्लो नहीं करेगी। अगर ए से सी में नहीं कर रही और सी से बी में नहीं कर रही तो ए से बी में भी नहीं करेगी। यस सर। तो अगर ए से बी में हीट फ्लो नहीं कर रही तो कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जो मैंने डिफाइन कर रही होगी कब फ्लो करेगी हीट, कब हीट फ्लो नहीं करेगी। यस सर। तो वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? हमने डिस्कस किया क्या वो एनर्जी होगी, क्या वो टेम्परेचर होगा, क्या वो प्रेशर होगा, क्या होगा हीट फ्लो के लिए। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि वो टेम्परेचर होगा। वो ऐसी वो क्वांटिटी जो हीट फ्लो को मैंने होगा या नहीं होगा, या ए से बी में होगा या बी से ए में होगा, वो डिफाइन करती है टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से उसका कंसेप्ट निकल के आया कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हीट फ्लो को डिटरमाइन करती है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज द ओनली कंडीशन फॉर द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर मान लो हीट फ्लो नहीं कर रहा, तो अगर दो वैल्यू का टेम्परेचर आपका बराबर है तो वी कैन कंफर्टेबली से कि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा।
हमें कोई और डाटा नहीं चाहिए, केवल टेम्परेचर चाहिए। तो यस इट इज द ओनली कंडीशन कि जो बताएगी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया इसने कैसे डिफाइन किया। यस सर, और सर इस स्केलर क्यों बोला है वैसे? स्केलर मतलब इसमें कोई ऐसा वेक्टर वाली बात नहीं है ना, ये तो एक प्रॉपर्टी है उसकी कि ज्यादा गर्म और कम कम गर्म, तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना उसकी। तो मतलब हीट फ्लो की कोई डायरेक्शन नहीं है, जब टेम्परेचर हीट फ्लो की नहीं, टेम्परेचर की डायरेक्शन नहीं है। हीट फ्लो तो करेगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ करेगा, लेकिन टेम्परेचर की डायरेक्शन नहीं है ना कोई। टेम्परेचर क्या डायरेक्शन है, मान लो मेरा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उसकी डायरेक्शन क्या बोलूंगा मैं, कुछ नहीं। यस सर, हाँ। तो स्केलर क्वांटिटी है ना। यस सर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी है सिस्टम की ड्यू टू मोलिकुलर मोशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो यू जो है हमारा, यू काइनेटिक प्लस यू पोटेंशियल है। टेबल लास्ट स्लाइड दिखाएं। एक मिनट लिख लूं पहले, काइनेटिक इंटरनल एनर्जी और यूपी है हमारी पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। इन दोनों का सम हमारा यू है। ठीक है, सर हीट भी स्केलर क्वांटिटी ही होगा ना? ओके सर। हाँ हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके सर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर है वेक्टर है? स्केलर। स्केलर है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर। स्केलर है। तो हमारी जो एनर्जी है, हीट भी जो है स्केलर क्वांटिटी है। हीट फ्लो कर सकती है हॉट से कोल्ड की तरफ को, लेकिन हीट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यस सर। ओके। अब यू जो है मेरा, यू काइनेटिक प्लस यू पोटेंशियल है। अभी आपने जो गैस पढ़ी है आइडियल गैस पढ़ी है, तो आइडियल गैस में कौन सी एनर्जी होती है इन दोनों में से? काइनेटिक। काइनेटिक। पोटेंशियल क्यों नहीं होती? सर कोई अट्रैक्शन। ये वो रैंडम मोशन करते रहते हैं वैसे। क्योंकि उनमें आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होता या रिपल्सन नहीं होता। आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन करते हो, जैसे आपने बोला भाई कि एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है और उसको ऊपर ले गए, तो आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन है आपस में। आप कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन करते हैं ना, वर्क डन फ्रॉम जो भी होता है यहाँ से वहां तक लाने में, है ना? ऐसी क्या था हमने ग्रेविटेशन में। तो अगर मान लो वहां पे वही ना हो, आपका आपस में अट्रैक्शन ही ना हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा कुछ? नहीं करना पड़ेगा आपस में, है ना? जो आप ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से पॉइंट मास, उसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई अट्रैक्शन ना हो या रिपल्सन ना हो। तो ना तो नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा ना पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो सिस्टम में एनर्जी तब होगी जब उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा दो पार्टिकल के बीच में। क्या लिखते हैं उनकी एनर्जी को? क्या लिखते हैं जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है उनको? क्या लिखते हैं हम? फॉर्मूला क्या होता है जो हमने वहां पे लिखा था ग्रेविटेशन में? √G/r। नहीं, ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। G/r²। ये फोर्स इंटेंसिटी है, मैंने फोर्स भी नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ द वो है। हाफ इनटू G/r। नो, सर किस पोटेंशियल चीज का फॉर्मूला? दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का। GM/r।
करेक्ट, G m1m2/r, ये पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला, याद नहीं है किसी को भी? यस सर। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा m1m2/r, ये कब है? जब हमारा दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था। तो हमने g का वैल्यू यहाँ पे, मैंने g तभी तो आया वो जब कोई फोर्स रहा हो उनके बीच में। अगर फोर्स ना होता दोनों के बीच में तो क्या होता है? एनर्जी जीरो होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी जो गैस है, गैस के बीच में मानने की कोई अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स नहीं है, तो उसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। फॉर आइडियल गैस UP is 0. This implies that U equal to only UK. Clear? यस सर। ओके, तो हमारी U जो होगी वो UK होगी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी कितनी होती है वैसे हमारी? हमने क्या लिखा था? UK कितना था हमारा? F की टर्म में, डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में अगर लिखना चाहूँ मैं एक मॉलिक्यूल की, तो क्या लिखूंगा? 3/2 F/2RT। एक मॉलिक्यूल की F/2 kT होगी, और अगर एक मोल है तो F/2 RT होगी, ठीक है। यस सर। यूके लिख रहा हूँ या यू लिख लूँ मैं, एक ही बात है, क्योंकि मैं अभी दोनों को सेम मान के चल रहा हूँ। तो यूके भी लिख सकता हूँ, यू भी लिख सकता हूँ। F/2 RT होगी। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो कितना आएगा? F/2 R डेल्टा टी, ये तो कांस्टेंट होगा। तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है? टेम्परेचर के, है ना। क्योंकि आपकी वैसे भी आप देखोगे तो आपकी जो ये एनर्जी है एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड पे डिपेंड करती है, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जो आपका जो एनर्जी का चेंज है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, वो आपका डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, राइट। तो अगर मेरा डेल्टा टी जीरो हुआ तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो माई एनर्जी, दिस इंप्लाइज दैट माई इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। वी कैन से एनर्जी ऑफ द सिस्टम is constant if there is no change in the temperature. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? सर वो प्रेशर बढ़ाने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, प्रेशर बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी फिर टेम्परेचर चेंज होना जरूरी है ना। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा? अगर ना हुआ, मान लो, ऐसी प्रोसेस भी तो हो सकती है कि प्रेशर आप बढ़ा रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। यस सर। तो उस प्रोसेस में नहीं होगा, है ना। मेन हमें टेम्परेचर देखना है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बाकी चीजें तो जो भी हो रही हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज अगर नहीं हो रहा तो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज जब नहीं होता उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? आइसोथर्मल। Isothermal. This implies that in isothermal process delta T is 0. That means delta U is 0. So internal energy is constant.
सर पिछली वाली लाइन में एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट से भी हम यही बोल रहे थे ना कि एनर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं बट रहेंगी कांस्टेंट ही। कौन सी लाइन से? यही वाली जो लास्ट लाइन है। एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इफ देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। इससे हम क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम की एनर्जी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ये बोल रहे हैं। आपका क्या क्वेश्चन है? ठीक है सर, कुछ नहीं, पहले से मैं रिलेट कर दी थी सर। एनर्जी विल रिमेन सेम, ठीक है। U1 इक्वल टू U2 होगा हमारा, U इज कांस्टेंट, U1 इक्वल टू U2, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसी जब हमारी प्रोसेस आएंगी तो वहां पे हम डेल्टा U को जीरो लेंगे। यस सर रियल गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर चेंज तो आएगा ही इंटरनल हाँ, एनर्जी। रियल गैस में आ सकता है, लेकिन हम लोग तो रियल नहीं पढ़ रहे ना अभी, अच्छा आगे नहीं पढ़ना है। रियल में आ सकता है। ठीक है। इतना क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो ये होती है। बाकी प्रोसेस पता है आप लोगों को? आइसोकोरिक क्या होती है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट, ये भी देखेंगे आगे। और आइसोबारिक क्या होती है? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक डेल्टा V जीरो, डेल्टा V। आइसोबारिक डेल्टा P जीरो, ठीक है। आइसोथर्मल आपने देख लिया। एडियाबैटिक क्या होती है? एडियाबैटिक भी आएगी भी आगे। हीट फ्लो कांस्टेंट। इसमें कोई हीट आप नहीं देते, डेल्टा Q इज जीरो। तो ये प्रोसेस अभी आगे आएंगी। ओके, आगे मूव करते हैं और हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क क्या होता है इस केस में। जब गैस आप लेते हो तो उसमें वर्क क्या होता है, कितना होता है। और फिर हम फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले वर्क को देखते हैं कि वर्क क्या होता है गैस के केस में। तो हम लोग लेते हैं वर्क डन बाय गैस को पॉजिटिव लेते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, हमें गैस से काम करवाना है। मैंने आपको बताया था फिजिक्स वालों को काम करवाना है, उसको काम से मतलब है, क्योंकि उनको मैकेनिकल सिस्टम चलाने हैं। तो उनको चाहिए कि गैस काम करे कुछ, उसको हम पॉजिटिव लेंगे अगर वो काम करेगी। तो अगर ये फोर्स इधर को लगाएगी इस पे, और उस फोर्स के कारण ये पिस्टन अगर आपका एक्सपेंड किया, तो गैस ने जो वर्क किया वो हम निकाल सकते हैं। तो गैस का जो वर्क होता है एक्चुअली आपका F.ds होता है। इस केस में जो फोर्स लगेगा वो प्रेशर इनटू एरिया होगा, क्योंकि गैस का प्रेशर मान लो यहाँ P है, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया लगेगा इनटू ds। तो मान लो ये पिस्टन आपका यहाँ से हटके यहाँ तक आ गया, तो ये आपका ds हुआ। तो जो वर्क डन है वो आएगा दिस थिंग। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन होता है बाय द गैस। अगर मान लो इफ प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, मान लो बहुत छोटा हमने एक वो किया और हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, इफ P इज कांस्टेंट, अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो P को कांस्टेंट मान भी सकते हैं। इफ P इज कांस्टेंट तो वी कैन राइट दैट वर्क डन इक्वल टू P को बाहर ले सकते हैं A इंटू डी एस। ए इंटू डी एस क्या है? A जो है एरिया है पिस्टन का, हमने यहाँ पे पिस्टन का एरिया दिया था। और ds जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन है।
तो AdS जो आपका आएगा वो क्या आएगा, इतना वॉल्यूम आएगा, है ना, कि एरिया और मैं ds को मल्टीप्लाई करूंगा तो AdS मेरा जो एक्चुअली होगा वो इतना वॉल्यूम होगा यहाँ का, ये वॉल्यूम। तो आई कैन राइट दिस एज थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं इसे। सर एरिया भी तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ एरिया कांस्टेंट होगा बिल्कुल, उसका मैं एक्चुअली वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ ना, मैं इसे अलग नहीं किया अभी, मैं उसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ ds से। यस सर। इसलिए मैंने उसको साथ में लिखा है अभी। ये मेरा पिस्टन यहाँ पे था पहले, ब्लैक पेन यहाँ पे था और अब ये आ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो वॉल्यूम की अब बात कर रहा हूँ वो मेरा वॉल्यूम यहाँ तक होगा। तो ये जो हमारा ये वॉल्यूम है ना, इसको मैं dv लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, dv। मैं उसको लिख सकता हूँ p इंटू a इंटू ds को मैं dv लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको, ये कब होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं बहुत स्मॉल वर्क की बात करूं dw की, तो उसमें प्रेशर को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकता हूं, तो मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं, dw इक्वल टू p dv लिख सकता हूं, dw इक्वल टू p dv, दिस इज वर्क डन बाय द गैस, दिस इज इक्वल टू p dv, ठीक है। तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा इफ dv इज पॉजिटिव, मतलब if, we can say this implies that if gas expands, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो हम वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम वर्क डन बाय द गैस ले रहे हैं और वो पॉजिटिव आएगा मेरा, अगर गैस मेरी एक्सपेंड करेगी तो। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? सर ये पी डीवी में डीवी के आगे इंटीग्रेशन का साइन भी तो आएगा। ये स्मॉल वर्क है ना, तो स्मॉल वर्क तो इतना ही आएगा पीडीवी। अगर आप पूरा वर्क निकालोगे तो फिर हमारा इंटीग्रेशन हो जैसे जाएगा। उससे पहले वाला जो फॉर्मूला है जहाँ पे आपने पी इंटीग्रल एडीएस लिखा है। अच्छा ये वाला, यस सर, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन आएगा ना डीवी से पहले। यस यू कैन अप्लाई द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा बिल्कुल। और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ ना, यहाँ पे हमारा यस सर। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको, वर्क डन पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे? यस सर। यस सर। तो नेगेटिव लेंगे इफ डीवी नेगेटिव हो जाएगा, हमारी गैस अगर कंप्रेस कर रही होगी तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। इसको हम बोलते हैं, अगर गैस कंप्रेस करती है हम बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, बाय द गैस नहीं हो रहा, वर्क डन ऑन द गैस, इसको हम बोलते हैं ऑन द गैस। इसको हम लेते हैं नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस। क्योंकि अगर गैस कंप्रेस हो रही है उसका मतलब है कि बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। और अगर गैस एक्सपेंड हो रही है उसका मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो उस केस में वर्क डन बाय द गैस होगा। तो इस केस में हमने वर्क डन बाय द गैस लिया। क्लियर? यस सर। ओके, अगर मेरा ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। सर पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, वर्क डन को पॉजिटिव। अगर ग्राफ ऐसा हुआ, सर नेगेटिव।
वर्क डन नेगेटिव। और अगर ऐसा हुआ ग्राफ तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। और मान लो ऐसा हुआ ग्राफ नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो हम इसके से जो वर्क डन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? एरिया से निकाल सकते हैं इसका वर्क डन, पीडीवी के अंडर जो एरिया आएगा, यस सर। क्योंकि वर्क डन हमारा क्या है, पीडीवी है। तो हम एक स्ट्रिप मान सकते हैं डीवी की, उसको इंटीग्रेट करना है पूरा, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा इसके अंदर जो भी एरिया होगा। ये वैल्यू क्या होगी, पीडीवी होगी। इसको जब पूरा इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो वर्क डन जो होता है एरिया अंडर पीवी कर्व होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, कर्व या लाइन जो भी आपकी बनेगी उसके अंदर जो भी एरिया होगा वो हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, और किस तरफ को वर्क निकालोगे, स्ट्रिप की तरफ को बनाओगे, वॉल्यूम वाली साइड को। ऐसा नहीं कि आपने उल्टी साइड को इधर को पी की तरफ को बना दिया। अगर आप ऐसे स्ट्रिप बनाने लग गए इधर को तो मेरा वर्क नहीं आएगा। मेरे को पी डीवी चाहिए, है ना, वी डीपी नहीं चाहिए। ये गलत हो जाएगा, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा वर्क। आगे चलें। सर लास्ट वाला स्लाइड दिखा देना। लास्ट वाली स्लाइड ये है। ओके सर। ये क्लियर है सबको? यस यस सर। ओके, तो ये बताओ अगर मेरा प्रोसेस मान लो ऐसे हो जाए, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव। सर क्यों? 0। नेगेटिव क्यों आएगा, जीरो क्यों आएगा? जीरो क्यों आएगा? सर पूरा फिर वहीं पे जहाँ से साइक्लिक प्रोसेस हो गई ना। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है क्या? नहीं होता। हाँ, स्टेट फंक्शन नहीं है ना। स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क पाथ फंक्शन है। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव? वर्क डन जीरो नहीं होता साइक्लिक। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? सर अगर हम एरिया निकालेंगे तो फिर सर एरिया हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप पूरे ग्राफ मतलब ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी और डी से लेके ए का एरिया प्लस कर देंगे तो फिर पॉजिटिव वो नेगेटिव आएगा। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना प्रोसेस को। हमारी जो प्रोसेस हम ब्रेक करेंगे, यार ए टू बी लूँ मैं, तो वर्क डन हमारा इतना आएगा, ये जो एरिया होगा। ठीक है, और ये वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यस सर। और अगर मैं इसको बी टू सी लूँ तो वर्क डन कितना आएगा? 0। तो आएगा सर। वर्क डन जीरो आएगा। क्यों जीरो आया? वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। ऐसी अब आगे लेता हूं मैं, सी टू डी लूंगा तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। और इसका एरिया इतना होगा, ज्यादा होगा इसके मुकाबले, पॉजिटिव के मुकाबले। तो ये इसका सम है तीनों का, प्लस चौथा आपका बनेगा डायग्राम डी टू ए। इसमें वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें भी जीरो आ जाएगा। तो इन चारों का सम है। तो इसमें आप देख सकते हो कि वर्क डन जो यहाँ पे है वो कम होगा पॉजिटिव के केस में, क्योंकि ये एरिया कम आएगा आपका, और ये एरिया क्योंकि ज़्यादा आएगा तो नेगेटिव वर्क ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के वर्क डन विल बी नेगेटिव। अगर ये ऐसा होता ग्राफ तभी नेगेटिव आता। यस सर।
इसमें भी नेगेटिव आएगा, है ना। तो ऐसे अगर ग्राफ हमारे होंगे तो वी कैन से अगर ऐसी प्रोसेस कोई होती है जो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा। और अगर क्लॉकवाइज होगी तो पॉजिटिव आएगा। पीवी डायग्राम अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा। पीवी डायग्राम, यस। सर्कल वाला जो ग्राफ है ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं सर, एक पॉइंट पे प्रेशर की दो वैल्यूज कैसे? एक पॉइंट पे नहीं है ना, एक पॉइंट पे कहाँ है? मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रेशर की दो वैल्यू, एक यहाँ पे है और एक, मान लो आप एक वॉल्यूम की बात कर रहे हो, एक वॉल्यूम पे यहाँ प्रेशर ये है और यहाँ पे प्रेशर ये है, आप ये बोल रहे हो। यस सर। तो कुछ और डिफरेंस होगा वहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंट होगा इन दोनों पॉइंट पे। प्रेशर की दो वैल्यू आ गई, है ना। तो इतना क्लियर हो गया सबको, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कब लेंगे? यस सर। ओके, तो हम लोग वर्क डन समझ चुके हैं और हीट समझ चुके हैं और इंटरनल एनर्जी समझ चुके हैं। तीनों इंटरनल एनर्जी जो हमारी होती है वो केवल हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। वर्क डन जो होता है पीडीवी पे डिपेंड करता है और हीट जो होती है वो फ्लो करती है हाई टू लो टेम्परेचर की तरफ को। तीनों को अगर हम समझ चुके हैं तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये कहता है आपका कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी, एक्चुअली अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो आप कह सकते हो कि जो आपने हीट ट्रांसफर की है किसी सिस्टम को, डेल्टा क्यू हीट अगर आपने दी है तो वो उसकी एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकता है और एक उसके कारण गैस कुछ वर्क कर सकती है। दो काम हो सकते हैं इस एनर्जी के, जो हीट आपने ट्रांसफर की है, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है सिस्टम की और सिस्टम वर्क डन कर सकता है। तो वी कैन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि द एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम increases partly जो है इंटरनल एनर्जी system increases partly the internal energy of system and rest is used to do the work. Yeah, rest is used by the guest in doing some work. And rest is used to do the work by the gas. तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है कि जो आपने एनर्जी दी, एनर्जी टोटल होती है, एनर्जी जो सिस्टम के पास होती है, तो फिर du इक्वल्स टू dq प्लस w नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? du इक्वल टू dq प्लस w और dw। क्यों होना चाहिए? नहीं सर, इंटरनल एनर्जी तो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है ना। हाँ, तो फिर उसी का तो सम आएगा ना, हीट और वर्क डन जितना करेगी। नहीं, ये वर्क कर रही है ना, जितना वर्क करेगी उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी उसकी? सर बढ़ेगी। क्यों? अगर मैं वर्क करूंगा तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? मैं थक नहीं जाऊंगा शाम तक अगर हम मान लो वर्क कर रहा हूँ? सर घटनी चाहिए, घटेगी। तो गैस भी अगर वर्क करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी। यस सर। तो इंटरनल एनर्जी आपकी घटेगी उसमें। तो ये नहीं बोल सकते ना कि ये होगा, हम ये बोल सकते हैं dq इक्वल टू du प्लस dw। आपने जो हीट दी उससे उसने कुछ तो वर्क कर लिया
और जो बाकी हीट बची वो कहाँ चली गई, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो गई। ओके सर। ठीक है, मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में उल्टा होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो केमिस्ट्री वाला, कंफ्यूजन होता है इस फॉर्मूला। हाँ, तो फिजिक्स में हम लोग ये यूज करेंगे, केमिस्ट्री वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में हमारा यही चलता है। ओके सर। ठीक है, फर्क क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे हीट गिवन टू द सिस्टम को पॉजिटिव माना, तो केमिस्ट्री वालों ने माना है। इसमें जो साइन कन्वेंशन लिख रहा हूं मैं, क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, ये साइन कन्वेंशन है। Heat given to a system is taken as positive and vice versa, Similarly, work done by the system is taken as positive and vice versa, ये भी सेम है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस देन du is taken as positive and vice versa। ठीक है, तो यहां पर और यहां पर केमिस्ट्री और फिजिक्स सेम लेके चलती है, केवल यहां पे जो है दोनों में फर्क आ जाता है। हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव बोलते हैं, केमिस्ट्री में उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो वर्क डन बाय द गैस होना चाहिए ना? हाँ, सिस्टम मतलब हमारा गैस ही है। सिस्टम हमारा क्या है, गैस का जो कॉम्बिनेशन है पूरा, पिस्टन के साथ जो गैस है। यस सर। हाँ फर्क क्या, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, मेरे को लगा कि वो सराउंडिंग को सिस्टम बोला हमने। नहीं नहीं नहीं, हमारा सिस्टम तो वही है, गैस जो है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यस सर। तो साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, अगर मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू कितना था हमारा? 0 था। तो वी कैन राइट डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, फर्स्ट लॉ से लिख सकता हूं मैं। यस सर। तो यानी सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है? वर्क डन। वर्क करने में। वर्क करने में। तो जो भी आप हीट दे रहे हो सारी की सारी वर्क डन करने में जा रही है। Again, all heat supplied is used to do the work। अच्छा, अगर मैं प्रोसेस को मान लूं कि सर, यस सर ऐसे में तो पूरी 100% एफिशिएंसी हो गई, जितनी हीट थी हमने सब वर्क करने में यूज हुआ है। अगर ऐसा हो पाए तो, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा कर पाओ, लेकिन कैसे करोगे आइसोथर्मल प्रोसेस? हाँ सर, टेम्परेचर को 0 कांस्टेंट रख के और हीट देंगे। टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे, माने कैसे मेंटेन रख पाओगे टेम्परेचर को कांस्टेंट? और आप जो एक्चुअली आपको जो वर्क करना है वो एक, आप इंजन की बात कर रहे होगे, है ना? यस सर। तो इंजन जो होता है साइक्लिक होता है। यस सर। तो आप उसको फिर पहले गर्म करना पड़ेगा, फिर आपको ठंडा भी करना पड़ेगा उसे। हाँ सर, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आपको क्योंकि स्टेट दोबारा मेंटेन करनी है ना अपनी, जो स्टेट है, साइक्लिक प्रोसेस है ना, क्योंकि यस। तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी ना, फिर होगा नहीं वहाँ पे। ओके। एडियाबेटिक प्रोसेस अगर होती है हमारी तो डेल्टा क्यू 0 हो जाता है। ये बस मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, अभी पूरा देखेंगे इसमें। इन एडियाबेटिक प्रोसेस
एडियाबैटिक प्रोसेस में ये आइसोथर्मल था, डेल्टा क्यू इज 0, दिस implies that 0 equal to du plus dw, or we can write that dw equal to minus du. तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आपका इंटरनल एनर्जी के लॉस से आ रहा है। तो आपकी जितनी इंटरनल एनर्जी कम होगी उतना ये गैस वर्क कर सकती है, उसके रेट पे आपको वर्क मिल रहा है इंटरनल एनर्जी के उस पर। ठीक है, अगर हम इसको आइसोकोरिक प्रोसेस में लगाएं फर्स्ट लॉ को, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, तो क्या 0 हो जाएगा? वर्क डन 0 हो जाएगा। करेक्ट, वर्क डन 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू। तो सारी हीट कहाँ चली जाएगी? क्या करने में? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। तो यहाँ पे सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। अगर मैं चौथी प्रोसेस देखूं तो आइसोबारिक है, आइसोबारिक में तो कुछ नहीं होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी हो जाएगा, पी कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, बस ये हो जाएगा। अगर मैं आइसोबारिक लिखना चाहूँ, पी कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी आ जाएगा। पी क्यू कांस्टेंट होगा आपका, तो आइसोबारिक में ये आ जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चार देखिए आपने यहाँ पे प्रोसेसेस, अगर मैं आपसे पूछूं चारों प्रोसेस में मैं सेम हीट देता हूं, मान लो डी क्यू मेरा सेम है चारों प्रोसेस में, तो कौन से केस में मेरी इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में बढ़ेगी सबसे ज्यादा। यस सर। और सबसे कम कहाँ बढ़ रही है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में सबसे कम बढ़ रही है, 0 है बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं, ये समझ में आ गया ना सबको? यस सर। अच्छा, यस सर। मैं आपसे पूछूं कि भाई स्पेसिफिक हीट गैस की सबसे ज्यादा कहाँ पे है या सबसे कम कहाँ पे है, कैसे बताओगे आप? एडियाबैटिक। स्पेसिफिक हीट इन प्रोसेस को देखो, स्पेसिफिक हीट कैसे लिखते हो आप? Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी यूज किया था आपने वहां पे जब आपने कैलोरीमेट्री किया था। यहाँ पे क्या लिखोगे हम? यहाँ पे लिखते हैं हम एन सी डेल्टा टी, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल की बात करते हैं तो हम एन सी डेल्टा टी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा सी कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा सी जहाँ पे होगा आइसोथर्मल में। नहीं होगा सर, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसमें सी कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। यस सर। और सबसे कम कहाँ पे होगा? सबसे कम सी कहाँ पे होगा? सर आइसोथर्मल में सी इन्फिनिटी क्यों होगा? आइसोथर्मल में सी इन्फिनिटी क्यों होगा? सी को कैसे लिखोगे आप? सी इक्वल टू क्यू बाय एन डेल्टा टी। क्यू बाय एन डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्यू तो आप दे रहे हो हीट, यस सर। लेकिन डेल्टा टी कितना है? अच्छा हाँ, डेल्टा टी 0। यस सर, इन्फिनिटी। सी इन्फिनिट आ जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा, ये तो सबसे ज्यादा हुआ, सबसे कम कहाँ पे होगा? मैंने सबसे कम हीट आप दो और टेम्परेचर बढ़ जाए, वो कहाँ पे हो रहा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे की सारी हीट जो है कहाँ जा रही है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। और इंटरनल एनर्जी आपको पता है क्या होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे सारी की सारी हीट आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आपका सी जो है काफी कम आएगा। तो यहाँ पे सी कम आएगा। इसके सी को हम क्या बोलते हैं? इसके सी को हम बोलते हैं सी वी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप देख रहे हो यहाँ पे हर अलग अलग प्रोसेस में सी जो है डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे कुछ
और आ रहा है, आइसोथर्मल में कुछ और आ रहा है, एडियाबैटिक में निकालोगे तो कुछ और आ जाएगा। तो हर प्रोसेस का सी डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम बोलते हैं इसे सीपी, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो ये सीपी होता है और ये सीवी होता है। ठीक है, आपने जब यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपने केवल एस लिखा था, क्योंकि सॉलिड के केस में या लिक्विड के केस में जब आप उसे गर्म करते हो, ठंडा करते हो, तो उसमें ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर कांस्टेंट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है ना, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं सीपी और सीवी मिनिमम कैसे हुआ? सीवी मिनिमम कैसे हुआ? देखो, मिनिमम सी का मतलब क्या है? मिनिमम सी का मतलब है कि अगर मैं सेम हीट दूं तो मेरा टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो सी मिनिमम होगा। सेम हीट दूं और टेम्परेचर ज्यादा बढ़े तो सी मिनिमम होगा। यस। अब मैं तीनों केस में सेम हीट दे रहा था, तो सेम हीट जो दे रहा था, तो इस केस में क्या हो रहा था कि सारी की सारी हीट कहाँ जा रही थी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या फिर टेम्परेचर बढ़ाने में सारी की सारी हीट जा रही थी। तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहीं बढ़ेगा। यस सर। बाकी जगह क्या होगा? आप हीट दोगे, कुछ हीट तो टेम्परेचर बढ़ाएगी, बाकी हीट क्या करेगी? कहाँ चली जाएगी? इंटरनल एनर्जी। नहीं, इंटरनल वो तो एक ही बात है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर तो एक ही बात है ना। बाकी हीट वर्क में चली जाएगी, तो बाकी हीट वर्क में चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे वर्क डन क्योंकि हो नहीं रहा, तो सारी की सारी हीट जा रही है इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर बढ़ाने में। तो इसलिए यहाँ पे आपका सी जो है कम आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, यस सर। ओके सर एडियाबैटिक में तो 0 आ जाएगा ना? यस सर। एडियाबैटिक प्रोसेस में सी आपका 0 आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? आपका डेल्टा क्यू ये है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी ऑब्वियसली। मिनिमम तो एडियाबैटिक में हुआ। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे, तुम खैर एडियाबैटिक वाले तो हम लोग यूजुअली बात ही नहीं करते, क्योंकि इस प्रोसेस तो हमारी अलग ही होती है बिल्कुल, पर हाँ बोल सकते हैं मिनिमम हमारा फिर यहाँ पे आ जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। करेक्ट, ठीक है। यस सर। क्योंकि यहाँ पे तो आप बिना हीट दिए ही गैस को गर्म कर दे रहे हो, है ना, आपने हीट तो दी नहीं, हीट तो 0 दी, वर्क डन से आपने गैस को गर्म कर दिया, तो इसकी तो और जो है स्पेसिफिक हीट कम होगी, तो बोल सकते हो कि एडियाबैटिक में 0 होगी, है ना, यहाँ पे 0 होगी। तो ठीक है, अभी हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो इनको कर रहे हैं मेनली सीवी और सीपी को, है ना। अभी देखते हैं इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। अगर सीपी और सीवी की वैल्यू निकालनी हो तो सर मिनिमम एडियाबैटिक में होती है ना? हाँ, इन देखो प्रोसेस तो कई सारी बन सकती हैं। एडियाबैटिक को मिनिमम बोल सकते हैं, 0 है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है किसी प्रोसेस में, ऐसा जरूरी नहीं पॉजिटिव भी हो, तो वो और कम हो जाएगी। आप कोई नई प्रोसेस बना लो एक, है ना, जो आपके सिस्टम है, तो कोई प्रोसेस फॉलो हो सकती है उसमें उसमें कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी हो सकता है, या एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकती है, आइसोथर्मल होती है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। जरूरी नहीं है ऐसा कोई फंक्शन बन जाए कि पी टी स्क्वायर इज कांस्टेंट या पी वी की पावर 3 इंटू टी इज कांस्टेंट, कोई प्रोसेस बना सकते हो आप। तो नेगेटिव भी हो सकती है ना। मान लो आपने स्प्रिंग लगा दिया पिस्टन के साथ, कुछ और हो गया यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सर वो हमारे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें फिर मिनिमम के केस में एडियाबैटिक होगा? अभी जो हमने चारों केस देखे हैं उनमें हम एडियाबैटिक बोल सकते हैं। ओके इस केस सर। में भी कुछ वैल्यू आएगी सीपी की, इस केस में भी वैल्यू आएगी, इस केस में इनफाइनाइट आएगी, इस केस में आपकी 0 आ रही है ना, यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी सी की, सर तो ये मिनिमम है। यस सर आइसोथर्मल प्रोसेस का कोई एग्जांपल नहीं है? आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल है, अगर आप किसी प्रोसेस को बहुत स्लोली करें और आपका कंटेनर जो है थर्मल इक्विलिब्रियम है विद द सराउंडिंग, माने आपकी कंटेनर की वॉल आपकी अगर मेटल की हो और आप गैस को कंप्रेस करने लगे बहुत स्लोली, तो जब गैस को आप कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वो टेम्परेचर के कारण वो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वो अपनी हीट को बाहर एट सराउंडिंग में लूज कर देगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होगा। सर रिवर्सिबल प्रोसेस कह रहे हो क्या? हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, बहुत स्टडी और बहुत स्लो प्रोसेस अगर हो, उस केस में कंटेनर की वॉल जो है आपकी वो ये हो, मेटेलिक वॉल हो आपकी, ताकि हीट का ट्रांसफर जल्दी हो, कंडक्टिंग वॉल हो, ऐसा केस हो सकता है आइसोथर्मल का केस। ठीक है, ओके। तो इस केस में हमारे चारों केस में
यहाँ पे सी इन्फाइनाइट, सी जीरो, यहाँ पे सी की कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू कितनी आएंगी ये हमें निकालनी है कि सीपी और सीवी की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो चलो यस सर। चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारा यही है। क्या फॉर्मूला हमारा? Q इक्वल टू NC डेल्टा टी। तो कोई भी प्रोसेस आपकी होगी, चाहे वो आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, या फिर ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, ये कैसा भी प्रोसेस, हर केस में फॉर्मूला तो आपका वही है, बेसिक फॉर्मूला तो वही चलेगा, Q इक्वल टू NC डेल्टा टी। बस हमें Q और डेल्टा टी में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा ताकि वो आपस में कट जाए और आपके C की कोई वैल्यू आ जाए। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द CV एंड CP। तो पहले मैं CV निकालने की कोशिश करता हूं और हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं कि CV की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो CV निकाल रहे हैं। तो CV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है आपका। दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन 0 है एट दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U है। अब डेल्टा Q क्या होता है मेरा? NC डेल्टा टी। ये तो डेफिनेशन है उस प्रोसेस का, जो भी C होगा, हमें नहीं पता प्रोसेस क्या है। यहाँ तो C वॉल्यूम है तो CV लिख सकता हूँ, तो DQ को मैं NC डेल्टा टी लिख सकता हूँ, है ना। ये जो C है यहाँ पे, C उस प्रोसेस का C है। जो भी प्रोसेस होगी, CP होगी, P होगी, प्रेशर पे होगी कांस्टेंट तो हम CP लिख देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी तो CV लिख देंगे, कुछ और होगा तो कुछ और लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा Q इक्वल टू NC डेल्टा टी एंड DU इक्वल टू कितना होगा? U क्या होता है मेरा? F/2 nRT। F/2 nRT। तो डेल्टा U कितना आ जाएगा? F/2 n, ये तो सेम रहेगा, R डेल्टा T या DT, क्योंकि मेरा U जो है F/2 nRT था। तो ये आया। अब इन दोनों का मैं यूज करता हूं इक्वेशन 1 में। तो इससे देखो क्या बनेगा मेरा। इन दोनों का अगर मैं यूज करूं इक्वेशन 1 में तो क्या आएगा? DU की वैल्यू पुट करता हूं, NCV डेल्टा टी इक्वल टू F/2 nR डेल्टा टी, F/2 n, सॉरी N/2 लिख दिया मैंने, F/2 nR डेल्टा टी आएगा। तो यहाँ पे जो है n वगैरह कट जाएंगे आपके, तो ये CV की जो वैल्यू आएगी F/2 R आ जाएगी। F/2 nR dt ये आ रहा था। तो मैं ऐसे n काट लेता हूँ और dt काट देता हूँ, तो यू आर गेटिंग CV इज F/2 R। तो CV जो होगा वो F/2 R होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो CV मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और डेल्टा टी जो मेरा डेल्टा U है, ये मैंने F/2 R डेल्टा टी लिखा है ना। एक बात और आप देखो ध्यान से कि ये डेल्टा U है, अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा U को। डेल्टा U क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? F/2 R dt या NCV डेल्टा टी। डेल्टा U को मैं लिख सकता हूँ NCV डेल्टा टी। ये लिख सकता हूँ। यस सर। भाई ये बराबर है ना दोनों आपस में? NCV डेल्टा टी लिख सकता हूँ, इंप्लाइज नहीं है, मैंने अलग ही चीज है ये। NC ये जो है ये लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस उसमें लिख सकता हूँ या हर प्रोसेस में लिख सकता हूँ?
हर प्रोसेस में। हर प्रोसेस में, क्योंकि हर प्रोसेस में मेरा डेल्टा यू तो यही होगा। इन एनी प्रोसेस माई डेल्टा यू विल बी इक्वल टू F/2 NR dt किसी भी प्रोसेस में, और F/2 R मेरा CV होता है, तो इसको मैं हमेशा CV लिख सकता हूं, तो घूम के यही आ जाएगा ये। तो दिस इज इक्वल टू दिस फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मत सोचना मैं कई जगह पे ऐसे लिख दूंगा। तो अब प्रोसेस होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे, या किसी कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, आप बोलोगे सर आपने एनसीवी क्यों लिख दिया यहाँ पे, वो थोड़ी है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वो इसलिए होगा क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता वहां पे, वो हमेशा वैल्यू F/2 RT ही आएगी और वो NCV डेल्टा टी के बराबर ही होगी। तो किसी भी प्रोसेस में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, तो जब वहां पे चलेगा ना तो फिर कंफ्यूज मत हो ना आप लोग, किसी भी प्रोसेस में हम ये लिख देंगे उठा के डेल्टा यू को, क्योंकि फर्स्ट लॉ लगाओ थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ लगाओ डी यू आएगा, डी यू को हमेशा उठा के हम ये पुट कर देंगे F/2 RT या समथिंग या NCV डेल्टा टी। तो कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। अब ये हमने निकाल लिया किसकी वैल्यू, CV की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब निकालते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CP निकालने के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो CV मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए, तीनों के लिए अलग अलग होगा ना। बिल्कुल, इसका जो वैल्यू आएगा मोनो के लिए कितना आ जाएगा, 3/2R, 3/2R, डाया के लिए 5/2R। 5/2 आएगा, ट्राई के लिए डिपेंड करेगा लीनियर है कौन सी गैस है। अब CP पे आते हैं। सर इसका रीजन अब पता चल गया, केमिस्ट्री में तो सर ने सिर्फ वैल्यू लिखवा दी थी। किसका रीजन? सर ये 3/2R कैसे आ रहा है और 5/2R? अच्छा, हाँ, तो फिजिक्स में वो कुछ चीजें आपको केमिस्ट्री में पता चल रही होंगी, कुछ फिजिक्स में पता चल रही होंगी। यस सर। हाँ, क्योंकि उनका वो फील्ड नहीं है ना, उनको ये जरूरत नहीं पड़ती इतनी सारी, तो वो अपने उस पर रहते हैं, हमको जो रिक्वायरमेंट हम वो करते हैं। चलो, तो ये क्लियर हो गया ना। अब CP निकाल लेते हैं, ठीक है। CP निकालने के लिए हम कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस मानते हैं। तो प्रोसेस कोई भी हो, फर्स्ट लॉ तो वैलिड होगा ही होगा, फर्स्ट लॉ तो वैलिड होगा ही होगा, यानी ये तो होगा ही होगा चाहे कोई भी प्रोसेस हो आपकी। तो यहाँ पे लेकिन जो वर्क डन होगा वो PdV आ जाएगा, और DU को मैं NCV डेल्टा टी लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया किसी भी प्रोसेस में लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इफ मेरा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से मैं एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला आ गया ऊपर, है ना। अब मैं इसको कैसे हुआ निकाल ली, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है यार, प्रेशर कांस्टेंट गलत लिख दिया, प्रेशर करेक्ट, प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी। if pressure is constant, देखो PV को to nRT होता है, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट PdV, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं अगर, ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट लॉ लगाया, फर्स्ट लॉ में मैंने DU को तो NCV डेल्टा टी लिख दिया और DW को PdV लिख दिया, और DQ जो होगा वो तो NC डेल्टा टी होता है किसी भी प्रोसेस का, तो यहाँ पे CP हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो उसको मैं NCP dt लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा ये तो आ गया DT की फॉर्म में, इसको मैं DT की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता था PdV को, तो PdV को मैं यहाँ से अब इसको डिफरेंशिएट करके PV को टू nRT को यूज करके मैं ये ले आया PV इक्वल टू NR डेल्टा टी। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, NCP dt इक्वल टू NCV dt प्लस NR dt, इससे ये कट जाएगा, n कट जाएंगे आपके दोनों तरफ, तो यू विल गेट CP इक्वल टू CV प्लस R, CP इक्वल टू CV प्लस R, और CP माइनस CV इक्वल टू R। दिस इज एक्चुअली, ये जो फॉर्मूला है इसको
बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। किसी भी गैस के लिए Cp माइनस Cv जो है R होगा, चाहे वो मोनोएटॉमिक गैस हो या डायटोमिक हो या कुछ भी हो, Cp माइनस Cv जो है R होगा। दिस इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला या मेयर्स रिलेशन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो Cp की वैल्यू मोनो के लिए कितनी आएगी? अब Cv की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 5R/2R। Cv आई थी 3/2R, तो उसमें प्लस R ऐड करना पड़ेगा, तो 5/2। 5/2R यहाँ पे 7/2 आ जाएगी इस केस में, और लास्ट में 8R/2 टाइप। करेक्ट, हाँ बोल सकते हैं। तो 5/2R आ जाएगी मोनो के लिए, और डाई के लिए 7/2R आ जाएगी। क्लियर सबको? यस सर। तो यहाँ से हम Cp और Cv की दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपने Cp यूज किया होगा अपने इक्वेशन में तो वो भी यहाँ से आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, यस सर, हो गया। ओके। तो मेरा जो Cv आया था वो था F/2R, और Cp आया था F/2R प्लस R, यानी कि F/2 प्लस 1R। इन दोनों का जो रेशो होता है, उसे हम बोलते हैं गामा, एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो वैल्यू कितनी आती है? वो हमारी आती है F/2R, सॉरी हमारा Cp की वैल्यू कितना है? F/2R, ठीक है। हाँ, तो हमारी वैल्यू आएगी कितने की? F/2 प्लस 1 इंटू R, सही लिखा हमने, डिवाइड बाय F/2। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी, डिवाइड अगर आप करो R से R कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2/F। तो आपका जो एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है गामा, वो होता है 1 प्लस 2/F। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज एडियाबैटिक कांस्टेंट। सर ये पॉइजन रेशियो है ना? ये पॉइजन रेशो गामा, ये वहां पे यूज करते थे हम लोग। पॉइजन रेशो के लिए गामा यूज किया था, माइक्रो यूज करते हो आप तो पॉइजन रेशो के लिए मैं यूज। Cp/Cv की के रेशियो का नाम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये रेशो का नाम क्या है? यस सर। पॉइजन रेशियो तो आपका वाला था ना जो आपने वहां पे यूज किया था, क्या नाम बोलते हैं, जो आपका जब आपने एलोंगेशन वगैरह पढ़ा था वहां पे यूज किया था ना पॉइजन रेशियो। तो यस सर। हाँ, तो वो एक अलग चीज थी, वो तो एक अलग ही चीज थी ना। सर मतलब हमने इसका नाम सर पॉइजन रेशियो पढ़ा था सर। अच्छा, हो सकता है इसको पॉइजन रेशियो बोलते हैं। यस सर, केमिस्ट्री में तो यही पढ़ा था। अच्छा, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पॉइजन रेशियो तो हमने तो वहां पढ़ा था, पॉइजन रेशियो जो हमारा होता है। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो अलग चीज है हमारे लिए। तो आई डोंट नो केमिस्ट्री में। चलो ठीक है, जो भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हमने क्या देखा था? हाँ, हमारा जो है Cp आ गया, Cv आ गया, और शायद सॉरी, हीट कैपेसिटी रेशियो Cp/Cv को। हाँ हीट कैपेसिटी रेशियो हो सकता है,
क्योंकि हीट कैपेसिटी है ना ये, या at फिर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो 1+2/f है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा CP/CV आ गया। अगर मैं इसका वो बनाऊं, दोबारा से एक बार टेबल बना लेता हूँ, CP और गामा केवल मोनो और डाया के लिए अगर बनाए, दोबारा लिखें अगर इनको, फिर हम वो लिख सकते हैं मोनो के लिए 3/2R। आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना इससे, ये भी जरूरत पड़ने वाली है आपको भी कई बार। और ये आपका हो जाएगा 5/2R, 7/2R। और गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं गामा निकालूं तो गामा कितना आएगा, 5/3। 1.7। हाँ, मोनो के लिए 5/3 आ जाएगा, और डाया के लिए कितना आ जाएगा, 7/5 किसका ज़्यादा है, मोनो का। सर ट्राया के लिए 4/3। हाँ ट्राई है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, अभी देखना क्वेश्चन जब आएंगे ना, ट्राई तो कहीं पता ही चलेगा आपको क्वेश्चन का, कर सकते हो लेकिन निकाल सकते हो अभी। ठीक है, तो ये हमारा गामा है, गामा मोनो का हमारा ज़्यादा है डाई के मुकाबले। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें, मान लो दो गैस को मिक्स करें, आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कई बार कि दो गैस को मिक्स कर दिया, मान लो दोनों गैस मोनो एटॉमिक हैं, तो CV सेम रहेगा या चेंज होगा, सेम रहेगा। सेम, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों की सेम होगी, या दोनों डायटोमिक होंगी तब भी सेम रहेगा, है ना, 5/2R ही रहेगा उस केस में। लेकिन अगर मान लो आपने मोनो और डाया को ऐड कर दिया, मोनो और डाया को ऐड कर दिया, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, CP या CV या फिर हमारा गामा अगर हमें निकालना होगा तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे उस केस में, अगर मान लो हमने दो गैस को मिक्स कर दिया, मान लो when N1 mole of monoatomic gas is mixed with, suppose mixed with N2 mole of diatomic gas, मान लो ये केस है, ये केस है मान लो। ठीक है, इनको मिक्स किया हमने, तो हम क्या करेंगे, CP/CV निकालने के लिए हमें F चाहिए एक्चुअली, हमें क्या चाहिए F। अगर हमें F पता है तो हम CP या CV या गामा तीनों निकाल सकते हैं। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, मैं F एवरेज निकालूंगा, यानी कि एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा। तो एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, आपका जो F आएगा वो होगा N1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है, उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3, प्लस N2 मोल में कितनी होंगी, 5, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, तो हमारी पर मोल एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, ये आ गई। ठीक है, तो यहां से अब CV निकल जाएगा, CP निकल जाएगा, और गामा निकल जाएगा, 1+2/F एवरेज। क्लियर, यस सर। यस सर। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बुक्स में क्या किया हुआ है, बुक्स में उन्होंने पहले CP निकाला है एवरेज, CV निकाला है एवरेज, और फिर गामा निकाला है फाइनली। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हमारे आएंगे तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको, यस सर। यस सर। ओके।
तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। इसमें जो इसके लिमिटेशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ताकि हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी और थर्ड लॉ की जरूरत पड़ी फिर आगे। तो फर्स्ट लॉ में से क्या प्रॉब्लम थी, ये क्या चीज़ है जो फर्स्ट लॉ नहीं बता सकता, नहीं कर सकता, कि हमें सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की जरूरत पड़ी। फर्स्ट लॉ कहता है भाई कि आपकी जो हीट आपने दी वो आपकी, मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है इसके मिला के ना, वो कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन वो क्या नहीं बोलता भाई एनर्जी कंजर्व रहेगी। मान लो आपने बर्फ को और पानी को कांटेक्ट में रखा, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? फिर इसमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की बात नहीं की गई है। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की बात नहीं की ना इसमें, कि भाई अगर हीट मान लो पानी से बर्फ की तरफ करती है या बर्फ से पानी की तरफ करती है, दोनों केस में कंजर्वेशन एनर्जी तो फॉलो करेगा ही। तो फर्स्ट लॉ तो ऐसा नहीं बोलता कि हीट इधर को फ्लो करेगी या उधर को फ्लो करेगी, तो ये इसका लिमिटेशन है। सर बट टेम्परेचर डिफरेंस से पता तो लगा सकते हैं। वो तो फिर जीरोथ लॉ यूज कर रहे हो ना फिर आप। हाँ यस सर। फर्स्ट लॉ से पता नहीं चला ना आपको लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ क्या है। हर लॉ के लिमिटेशन होती है, तो अगला लॉ चाहिए होता है हमें। तो फर्स्ट लॉ आपका ये नहीं बोलता कि इट डज नॉट टेल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, पहली बात। दूसरी बात, कितनी हीट फ्लो करेगी, अगर भाई ज्यादा भी कट जाए तो कितनी हीट फ्लो करेगी, तो डज नॉट टेल द एक्सटेंट ऑफ चेंज। एक्सटेंट ऑफ चेंज, चेंज मतलब कि कितना आपका हीट फ्लो कर रहा है, या हीट या फिर हीट होगा ना। हाँ हीट बोल सकते हो, या अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सचेंज या हीट फ्लोन, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये ऐसा नहीं बोलता कि हीट फ्लो किधर को करेगी। तो अच्छा आप बोलोगे सर ये दो तो मैं फर्स्ट जीरोथ लॉ से निकाल लूंगा, तो जीरोथ लॉ ठीक है, लेकिन जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ठीक है चलो। कोई प्रोसेस आपकी किधर को होगी वो किस पे डिपेंड करती है? कोई प्रोसेस आपकी, आप केमिस्ट्री में जो प्रोसेस करते हो कैसे पता लगाते हो कि प्रोसेस ए टू बी होगी या बी टू ए होगी? सर एंट्रोपी। एंट्रोपी से निकालते हो। तो एंट्रोपी कौन से लॉ में आता है आपके? सेकंड में आता है। सेकंड लॉ क्या है हमारा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा एस बाई टी, ऐसा कुछ है ना? चलो ठीक है जो भी है, तो मैंने हमारा जो हीट का सर ये फर्स्ट लॉ ये भी तो नहीं बता पाता कि सारी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे क्यों चेंज हो जाती, नहीं हो पाती 100%। करेक्ट, ये यही है ना, ये चीज है ना, ये एक्सटेंट ऑफ चेंज, कि कितना चेंज होगा, कहाँ से कितना, कहाँ जाएगा, पूरा जाएगा 100% जाएगा, 40 जाएगा, 90 जाएगा। तो वो आप कहाँ से निकालते हो फिर? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आप उसमें बात करते हो ना कि आपका जो कार्नोट इंजन होगा वो मैक्सिमम एफिशिएंसी का होगा, वो सब बातें करते हो फिर आप, तो वो उससे आएगा। ठीक है, अभी जो है हम इसके लिमिटेशन और देखते हैं क्या है। इसका और लिमिटेशन क्या है, ये नहीं बोलता कि भाई आपका जो हीट है वो हॉट से कोल्ड जाएगा या कोल्ड से हीट, मैंने यही एक ही चीज हो गई कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बताता कि किधर को हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जाएगी हमारी, है ना। और
हॉट से कोल्ड जाएगी या कहाँ से जाएगी, तो ये नहीं बता। मेनली हमारी ये लिमिटेशन है इसके फर्स्ट लॉ के, ठीक है। तो इसलिए हमें सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी और थर्ड लॉ की जरूरत पड़ी। तो सेकंड और थर्ड लॉ, सर इसमें ये भी तो बताइए सर, एक और लिमिटेशन हो सकता है ना सर? क्या सर इसमें जितनी हीट थी उतने में सब वर्क हो गया, पर इतना होता नहीं है, कुछ एनर्जी वेस्ट चली जाती है रैंडम एनर्जी में या मशीन को वार्म करने में, तो सारा वर्क नहीं हो सकता ना पूरे जितनी हीट दी हमने। हाँ, तो लगभग वही होगा ना, एक्सटेंट ऑफ चेंज नहीं बता रहा मैं कि जो हमारा चेंज हुआ है, चेंज मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ को जो हीट गई है, तो कितनी हीट गई है, उसने कितना वर्क किया है, उसके जो पैरामीटर है कितने कितने चेंज हुए हैं, तो उसी में लगभग कवर हो गया सेकंड पॉइंट में। ऑनलाइन पे ठीक है, करंट इज इट ओके? यस सर। यस है ना। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा सेकेंड लॉ है उस पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार पहले वर्क वगैरह देख लें। सारी प्रोसेस में हमारे जो वर्क होते हैं तो क्या क्या होते हैं। जब एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसमें कितना वर्क होता है, आइसोथर्मल में कितना होता है, आइसोकोरिक में तो 0 होगा, आइसोबारिक में पीडीवी होगा। तो आइसोबारिक और आइसोकोरिक तो ईजी है बताना, लेकिन एडियाबेटिक और आइसोथर्मल वर्क हमारे कितने होते हैं पहले हम वो निकाल लें, फिर हम फर्स्ट लॉ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब हम आगे मूव करेंगे फॉर द सेकेंड लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, राइट? यस ओके, तो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं आज की क्लास। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर? हाँ जी, हाँ जी, सर वो लास्ट स्लाइड देखा ना? लास्ट स्लाइड, एक मिनट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। लास्ट स्लाइड ये वाली। हाँ ये सर, इसमें ये लास्ट की चीज समझ नहीं आई, ये समझा देने का। इसमें मैंने ये कहा कि अगर हमें सीपी और सीबी और गामा निकालना है ऐसे केसेस में, जबकि N1 मोल आप मिक्स कर रहे हो N2 मोल डायटोमिक गैस के साथ, ऐसे केस में अगर आपको सीपी सीबी गामा निकालना है तो मेरे को पता है सीपी सीबी का फॉर्मूला मुझे पता है। सीपी का ये फॉर्मूले होते हैं, है ना, F/2R, F/2 + 1R, 1/2 यस सर। तो अगर मैं किसी तरीके से F निकाल लूँ इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, गैस के मिक्सचर का, तो मैं फिर सीपी सीबी निकाल सकता हूँ। यस सर। तो मैंने F पहले एवरेज निकाल लिया सिस्टम का, पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी। कैसे निकाली मैंने N1 मोल मोनोटोमिक गैस ऐड की थी, तो मोनोटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। यस सर। तो वो चुका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? N1 × 3। यस सर। ऐसी इसकी कितनी हो गई डायटोमिक की? N2 × 5। यस सर। टोटल कितनी हो गई? N1 × 3 + N2 × 5। यस सर। कितने मोल की है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैंने निकाली है? टोटल पूरा N1 + N2। तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो पर मोल आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस सर। बस अब मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। अब मुझे फॉर्मूले पता है, ये वाले पीछे वाले, ये लगा दूंगा मैं। सर जो ये गामा है इसको एडियाबेटिक कांस्टेंट क्यों बोला है? इसलिए बोला है मैं नहीं चाहता कोई क्वेश्चन पूछे। एडियाबेटिक कांस्टेंट इसलिए बोला है एक्चुअली कि वहां पे जब आप वो करोगे ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है उसमें पीवी की पावर गामा लेते हैं हम कांस्टेंट। हाँ, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। डेल्टा क्यू 0 होता है आपका, डेल्टा क्यू 0 होता है। तो इससे ये इक्वेशन Yes, कैसे निकल, ये इक्वेशन कैसे निकल के आई डेल्टा क्यू 0 से? फर्स्ट लॉ यूज किया होगा आपने थर्मोडायनेमिक्स का, हाँ आपने वो यूज किया होगा, तो यहाँ से फिर पीवी इक्वल टू गामा निकल के आया होगा। हाँ। फर्स्ट लॉ मतलब आपने लिखा होगा 0 = du + dw लिखा होगा। यस सर। तो यहाँ से जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, NCP डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, वो सब पुट करोगे तो ये कुल मिला के ये बन जाएगा। और CP CV आएंगे वहाँ पे, तो उनको डिवाइड करके आपको एक जगह ऐसी आएगी, आपको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो CP/CV आ जाएगा, उसको फिर हम गामा लिखेंगे, तो फिर आपकी इक्वेशन ये बन के ये आ जाएगी। तो उससे डिराइव हुआ इसलिए? क्योंकि वहाँ पे आपको जरूरत पड़ी ना भाई, आपने एडियाबेटिक, आपने लिखा कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका डेल्टा क्यू 0 होगा, तो ये होगा। फिर आपने करके आपने लास्ट में ये निकाल लिया पीवी की पावर गामा, वेयर गामा इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज एडियाबेटिक कांस्टेंट। आपने इसके लिए ड्राइव कर रहे थे ना भाई, आप और इसके लिए मतलब इक्वेशन उससे हमने ये निकाल दिया कि गामा कांस्टेंट है, फिर हमने वहीं पे बोल दिया कि एडियाबेटिक कांस्टेंट है, फिर हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि गामा = CP/CV। यहाँ पे प्रूफ तो यहीं पे हो जाएगा वो, क्योंकि प्रूफ तो यहीं से आपको स्टार्ट जब आप करोगे तो आपको CP/CV को कुछ लेना पड़ेगा, उसको हम यहाँ गामा पुट कर देते हैं।
यहाँ पे तो हमने केवल ये लिखा है कि उसकी जो वैल्यू एफ की टर्म में कितनी होगी, गामा की वैल्यू, यहाँ तो हमने केवल ये किया हाँ है ना। सीपी बाय सीबी यहीं पे गामा जो होता है ना, यहीं पे लेना पड़ता है। देखो करके देखो इसे, डेल्टा क्यू 0 है और इसको क्या करोगे, डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, तो आपको ये आया। अब क्या लिखोगे आप इसको, एन CV डेल्टा टी एन सी बी dt। डेल्टा, और इसको लिखोगे माइनस पी डी वी लिखोगे, ठीक है। यस सर। आपको लेकिन इस टाइप की कोई क्वेश्चन चाहिए, जैसे आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हो या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, आपको इस टाइप की क्वेश्चन बनानी थी कोई। आपके वेरिएबल अभी यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल हैं, तो मैं एक को हटाने की कोशिश करता हूँ किसी को, है ना। तो मैं किसी की वैल्यू पुट Yes, करूंगा यहाँ sir. पे, तो आइदर मैं आई विल पुट द वैल्यू ऑफ पी और आई विल पुट द वैल्यू ऑफ वी और टी। पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करूंगा ऑब्वियसली मैं। अब मान लो पी की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एनआरटी बाई वी आ जाएगा। यस सर। उसको यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एन आर टी बाई वी डी वी इक्वल टू ये। अब ये इक्वेशन पूरी हमारी टी के टर्म में और वी के टर्म में आ गई, यस दोनों सर। तरफ। और CV कांस्टेंट है इसलिए ना। सी वी आपका कांस्टेंट है, हाँ ठीक है। ठीक है। और फिर आपका जो इसको सॉल्व करोगे तो ये एल के टर्म में आएगा कुछ, एल समथिंग, इंटीग्रेट करोगे ना इसको तो log के term में। हाँ लॉग के टर्म्स में आएगा। फिर आपका कुल मिला के जो है लास्ट में ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका पीवी की पावर गामा ये कांस्टेंट डेरिवेशन है वैसे सिलेबस में। ये वाला पीवी की पावर गामा हाँ। कांस्टेंट मैंने डिपेंड करता है, टीचर अगर करा दें तो। वैसे तो किताबों में कहीं सब जगह तो लिखा हुआ, पर अगर टीचर कोई करा दे क्लास में तो करा भी सकता है। अच्छा ठीक है। ठीक है सर चलिए, यस सर ये भी एक्सटेंट ऑफ चेंज का ही पार्ट होगा कि सर ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है सर, ये कंडीशंस के बारे में, डिफरेंट कंडीशंस में सर जिसमें चेंज हो रही है हीट वर्क में, वो नहीं बता पाता ये, तो ये भी लिमिटेशंस होगी या एक्सटेंट ऑफ चेंज का ही पार्ट है? ये अच्छा, डिफरेंट कंडीशंस मैंने कैसी कंडीशन डिफरेंट सर मतलब आइसोथर्मल और ऐसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम हमने हर चीज रखी है, अलग अलग कंडीशंस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक। ये भी अलग लिमिटेशन हुई, ये अलग लिमिटेशन हुई एक तरह से, ये एक अलग लिमिटेशन है। तो सर थर्ड करके लिख लेना उसको भी। बोल सकते हो हाँ थर्ड। ओके सर। सर जो वो डेराइव किया था CP माइनस CV इक्वल्स टू R, उसमें फिर कांस्टेंट प्रेशर के लिए ही होगा। हाँ सीपी माइनस मैंने आपकी जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट हाँ, ये- प्रेशर है और कांस्टेंट वॉल्यूम है, जो आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम है, उनका डिफरेंस जो है वो आर आता है, ये है तो फॉर्मूला। आपने ड्राइव ही सीपी उसके लिए किया, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, जनरल सी यहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता, आप ये बोलना चाह रहे हो? मतलब कि जैसे अगर आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है तो ये चीज तो हम हमेशा यूज करते हैं ना। हाँ ये हमेशा यूज होती है, अगर प्रोसेस चाहे कोई भी हो। सीपी माइनस सीवी तो आर होगा ही होगा ना भाई, प्रोसेस आपकी जो हो रही है उससे डिपेंड थोड़ी करता है। उसने सीपी का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मान लो प्रोसेस नहीं है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आप वो प्रोसेस पे नहीं है तो उसकी सी कुछ और होगी, उसकी सी अलग होगी, सीपी नहीं होगी वो। अच्छा लेकिन लेकिन अगर आप फॉर्मूले में जबरदस्ती जो हमने डिराइव किया वहाँ CP है तो हम CP रखेंगे। आप जबरदस्ती कभी सी वहाँ पे सीपी घुसाना चाह रहे हो तो हम कर देते हैं ऐसा कई बार कि आपको सीपी वहाँ पे डालना पड़ता है वैल्यू, जबकि वो प्रोसेस का सी तो अलग होगा, अपना अपना सी होगा उस प्रोसेस का कोई ना कोई, हाँ हाँ। तो कर सकते हैं। ठीक है तो ये है और उसका मतलब। DQ इक्वल टू NCP DT जो है ये कहाँ से आया है? ये तो एक प्रोसेस में हो ना, किसी भी प्रोसेस में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये तो लिखोगे एनसी डेल्टा टी किसी भी प्रोसेस में। हाँ अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे है तो आप ये लिख दोगे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो आप ये लिख दोगे, ओके सर। हाँ तो सेम बात है।
कोई और प्रोसेस हो तो आप कुछ और लिखोगे, एडियाबेटिक है मान लो तो कुछ और मान लो इसको, सी एडियाबेटिक इनटू डेल्टा टी, ऐसे ओके लिखोगे फिर सर। आप, ठीक है, ओके यस सर। चलिए तो यहाँ पे गुड stop नाइट करते सर। हैं। ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल।